देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के आगे सामने मौजूद दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे जहां पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और नेता बल्कि वरिष्ठ नेता पहुंच गए मायावती जी से मुलाकात करने के लिए दोस्तों। लेकिन बाद में बताएंगे ऐसा आखिर क्या हुआ दोस्तों, जिसे लेकर चर्चाएं हो गई है तेज। इसी के साथ में एकमात्र व्यक्ति जिसने तमिलनाडु के चुनाव के नतीजों को सही तरीके से भविष्यवाणी की थी दोस्तों, उसने उत्तर प्रदेश को लेकर की है एक बड़ी टिप्पणी। बताएंगे यूपी के चुनाव में किस तरीके का होने जा रहा है माहौल दोस्तों, और आज तक की क्या स्थिति है बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। और राहुल गांधी ने बहुजन स्वाभिमान सभा में क्या कुछ बोला है दोस्तों, जिसे लेकर बीजेपी के लोग भड़क रहे हैं और डिटेल में चलेंगे एक करके सारी बड़ी खबरों की तरफ। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अब टाइम आ चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन का, और उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा पीडीए समाज एकजुट होकर इस बार परिवर्तन करेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से राहुल गांधी लगातार बार बार बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती जी के साथ में गठबंधन करने को लेकर बार बार कोशिशें कर रहे हैं दोस्तों। 2024 के चुनाव से पहले भी कई बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ में गठबंधन बनाने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन 2024 तक गठबंधन नहीं बना। तमाम प्रयास के बावजूद फिर 2024 के चुनाव में आम जनता ने जबरदस्त तरीके का समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को 43 सीटें जिताकर सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर सामने रख दिया दोस्तों, जिससे एक मैसेज किया बहुजन समाज पार्टी के पास कि अगर एकजुटता के साथ लड़ते तो 80 की 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव जीत जाते और केंद्र की सत्ता भी बदल जाती दोस्तों। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी अपने साथ में लाने का प्रयास कर रही है दोस्तों। अब जो अपडेट सामने आ रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और दलित समाज के लिए आरक्षित सीट बाराबंकी से सांसद तनुज पूनिया ने एक बड़ी जानकारी दी है दोस्तों। तनुज पूनिया ने बताया कि लखनऊ के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है, जो कार्यालय है, वहां पर एससी डिपार्टमेंट की मीटिंग चल रही थी और उसमें अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम मौजूद थे, साथ ही बाकी पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान मायावती जी के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए चर्चा की गई। उसके बाद फैसला लिया गया कि वो 70 साल की हो गई है तो अब दलित समाज की सबसे बड़ी नेता है तो उनसे मुलाकात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने बिना कॉल किए कार्यालय के पास उनका आवास है, वहां पर जाकर सोचा कि उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिले और उनसे मुलाकात किया जाए, तो हमने उनके आवास पर जाने का फैसला लिया। हम वहां पर गए लेकिन शायद उनके पास हमसे मिलने का समय नहीं था। तनुज पूनिया ने बताया कि हमने कोशिश किया उनसे मुलाकात करने के लिए और कहा कि मैसेज भी भिजवाया, लेकिन इसके बावजूद वो हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं हुई। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से बार बार कोशिश कर रही है कि बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती जी से संपर्क साधा जाए, उनसे बातचीत किया जाए और बार बार हर तरीके के प्रयास पार्टी कर रही है दोस्तों। ऐसे में तनुज पूनिया जो खुद दलित समाज के रिजर्व यानी आरक्षित सीट से जीते हुए हैं बाराबंकी से, वो भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव तक हर तरीके से प्रयास करना चाहिए कि बीएसपी के साथ गठबंधन बने, क्योंकि अगर बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन विधानसभा के अंदर बनता है तो स्थिति पूरी तरीके से पलटेगी और पीडीए गठबंधन एकजुट होकर जबरदस्त तरीके की जीत सुनिश्चित करेगा दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए जा रहे लगातार प्रयासों की तारीफ की जानी चाहिए, और ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अब मायावती जी को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के प्रयासों पर मोहर लगाना चाहिए और गठबंधन में शामिल होना चाहिए, आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बात जो सबके सामने क्लियर हुई दोस्तों कि कुछ सर्वे करने वाली एजेंसी यानी एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां कहीं ना कहीं सही रुख अपनाती है, और ऐसे ही एक एजेंसी है एक्सिस माई इंडिया, जिसके प्रदीप गुप्ता ने साफ तौर पर सारी एजेंसियों से इतर बताया था कि तमिलनाडु के अंदर जो माहौल है वो थालापति विजय के पक्ष में है। उन्होंने थालापति विजय के लिए 110-12 सीटों का दावा किया था दोस्तों और लगभग 108 के आसपास सीट आई है। तो एग्जिट पोल के हिसाब से देखें तो एक्सिस माई इंडिया प्रदीप गुप्ता के संस्थान ने सबसे अच्छा एग्जिट पोल किया दोस्तों, और तमिलनाडु के भावनाओं को उन्होंने अच्छे तरीके से अपने सर्वे में कैद किया। और ऐसे में अब उन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर एक बयान दिया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने कहा कि अभी तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यूपी के अंदर सरकार के कमजोर प्रदर्शन पर तुरंत माहौल बदल जाता है और लोग परिवर्तन के लिए सामने आ जाते हैं और एक अच्छा विकल्प देखकर परिवर्तन कर देते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों इशारों में बता रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत कुछ बदलने वाला है, जैसा 2024 के चुनाव में हुआ था, जब अंत में जाकर अचानक से संविधान को लेकर बीजेपी नेताओं के विवादित बयान के बाद पूरा चुनाव पलट गया दोस्तों। वैसे ही कुछ भी हो सकता है, इस बात के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं और प्रदीप गुप्ता इसी ओर अपनी राय रखते हुए कह रहे हैं कि कभी भी किसी भी तरीके का परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी तेजी के साथ हो सकता है, यानी यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पर तेजी से स्थिति बदलती है। तो उन्होंने कहा कि आज की स्थिति क्या है और कल क्या होगा ये कह पाना काफी मुश्किल है। तो ऐसे में दोस्तों उन्होंने संकेत दे दिया है कि इंडिया गठबंधन और विपक्ष के लिए एक मौका है राज्य के अंदर सत्ता परिवर्तन करने का, और 10 साल पुरानी सरकार को लेकर एक सत्ता विरोधी लहर देखने को मिल रही है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
24 के चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी को एक बात पता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई है और बहुजन समाज पार्टी के मतदाता खासकर दलित समाज के लोग एक विकल्प तलाश रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है दोस्तों। और क्योंकि कांग्रेस सपा का गठबंधन है और दलित समाज के लोग कांग्रेस पार्टी के नाम पर गठबंधन को वोट करते हैं, तो इस कारण से 2024 के चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर रोका गया है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस को पता है कि बहुजन समाज के लोग ही परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों, इसीलिए राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन स्वाभिमान सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए संविधान विरोधी बीजेपी के दोनों नेताओं पर निशाना साधते हुए गद्दार बताया गया है दोस्तों। आदेश रावल पत्रकार कहते हैं कि दरअसल ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और कोई भी बयान बिना किसी सोच विचार के नहीं दिया जाता। 2024 का जो नारा था कि संविधान खतरे में है और बीजेपी के नेताओं के द्वारा संविधान विरोधी बयान दिया गया था दोस्तों, और अहंकार से भरकर बीजेपी के लोग 400 प्लस का नारा देकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान बदलने की बातें कर रहे थे। उसी मानसिकता के साथ बीजेपी के लोग एक बार फिर से संविधान बदलने की मानसिकता रखते हैं, ये बात सबके सामने है दोस्तों। राहुल गांधी इसी बात को याद दिलाते हुए ये बयान दे रहे हैं। आदेश रावल कहते हैं कि राहुल गांधी दलित समाज के लोगों के बीच में मैसेज भेज रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के लोगों की हरकतें ही संविधान विरोधी है और इसीलिए राहुल गांधी बोले या ना बोले सबको पता ही है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने ये बोलकर बीजेपी के अंदर एक बार फिर से चिढ़ मचा दिया है दोस्तों, जिसके बाद बीजेपी के लोग चिढ़ कर बयान दे रहे हैं। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अखिलेश यादव ने पीडीएस समाज के लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज भेजा है दोस्तों। पीडीएस समाज के लिए अखिलेश यादव ने पीडीए आरक्षण घोटाला को लेकर एक बुकलेट जारी किया है दोस्तों, जिसमें 22 परीक्षाओं में कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 11,514 पोस्ट पर पीडीए समाज के लोगों के साथ अन्याय किया और आरक्षित सीटों को लूटा गया। संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ के मुद्दे के तहत ये बुकलेट जारी किया गया है दोस्तों। इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पहले पन्ने पर फोटो छपा हुआ है और लिखा हुआ है कि बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान इस देश का आधार है और आरक्षण उसका औजार है, दोनों मिलकर पीडीए वर्ग की बराबरी सुनिश्चित करते हैं, यानी संविधान और आरक्षण से देश के अंदर बराबरी होती है। इसके बाद अपील करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये बुकलेट पीडीए वर्ग के करोड़ों युवाओं को प्रमाण के साथ में ये बताती है कि कैसे उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार आपसे, आपके बेटे बेटियों और बहुओं से संविधान प्रदत्त आरक्षण का अधिकार छीन रहे हैं, कैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए इस बराबरी के औजार यानी आरक्षण को धीरे धीरे करके कमजोर किया जा रहा है। इसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि हम आशा करते हैं कि आप इस बुकलेट को अपने परिजनों तक अवश्य पहुंचाएं जो आरक्षण छीनने के खतरे का सामना कर रहे हैं और जिनसे आरक्षण छीना जा चुका है। अखिलेश यादव ने जो बातें कही है दोस्तों ये तथ्यों के साथ बोल रहे हैं। बुकलेट में सारी डिटेल में जानकारी दी गई है। जैसे दोस्तों अखिलेश यादव ने बुकलेट में लिखा है कि 22 परीक्षाएं ऐसी है जहां पर 11,514 पोस्ट के साथ में घपला किया गया है, यानी आरक्षण के पोस्ट की लूट की गई है। पीडीए आरक्षण लूट के महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में माना कि आरक्षण का सही पालन नहीं हुआ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्देश की प्रभावित लोगों को न्याय देना चाहिए। 2022 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वयं ये स्वीकार किया कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूट हुआ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 2019 के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला जिसमें 7,933 पोस्ट की लूट की गई। इसके बाद 2019 में वन्य और वन्य जीवन रक्षक भर्ती यानी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड रिक्रूटमेंट में 88 पोस्ट को नहीं भर्ती किया गया, यानी 288 पोस्ट आरक्षण के तहत नहीं भरा गया जो रिजर्व कैटेगरी की थी। इसके बाद 2021 के अंदर बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भर्ती में भी 5 सीटों को लेकर घपला किया गया। इसके बाद 2021-22 में हाई स्कूल मास्टर हेड मास्टर रिक्रूटमेंट में 547 आरक्षण वाली सीटों पर भर्ती नहीं की गई। फिर ग्राम पंचायत ऑफिसर रिक्रूटमेंट में 232 सीटों का आरक्षित सीटों का घपला किया गया। ऐसे ही पूरे आंकड़े उन्होंने दिए हैं। लगभग 22 परीक्षा में 11,500 से ज्यादा पोस्ट की लूट की गई है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में अखिलेश यादव ने बुकलेट जारी करते हुए सभी लोगों से ज्यादा इसे उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए समाज के लोगों तक पहुंचाने के लिए बोला है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने राहुल गांधी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, एक प्रकार से उनकी अराजक मानसिकता को दर्शाता है। मुझे लगता है कि उनकी लगातार चुनावी पराजय और उसे उपजी निराशा के बाद उन्होंने ये बयान दिया है और आलोचना कर रहे हैं दोस्तों। इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैसेज भेजा है दोस्तों। उन्होंने कहा कि 27 के अंदर पीडीए सरकार बनाने के लिए हम उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से मुस्तैद रहने के लिए तैयार कर चुके हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ अलायंस में जो चुनाव लड़ रहे हैं उसे चुनाव जीतने के लिए हमारे बूथ लेवल तक की मजबूत संगठनात्मक शक्ति का पूरा फायदा मिले, क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि बात सीटों की नहीं है, बात जीत की है। इस बार किसी दल की नहीं बल्कि समुदाय की सरकार बनेगी, पीडीए समुदाय की सरकार बनेगी और ये बात हम पहले ही कह चुके हैं। और उस समाज का नाम, समुदाय का नाम पीडीए समाज है। पीडीए समुदाय देश के सभी समाजों की आबादी का 95% हिस्सा है जो पीड़ित, दुखित और अपमानित
सम्मानित लोग हैं। पीडीए का आंदोलन वर्चस्ववाद और भेदभाव के खिलाफ नई आजादी का आंदोलन है, जिसे संविधान और आरक्षण बचा रहे, और पीडीए आरक्षण का परम लक्ष्य है सामाजिक न्याय का राज स्थापना करना, जिसे सभी समाजों के बीच में समता का भाव और अवसरों की समानता के साथ साथ मौका सबको समान रूप से मिले। इससे संघर्ष के स्थान पर समाज में सौहार्द होना चाहिए, सौहार्द से शांति होनी चाहिए, शांति से तरक्की और तरक्की का समान वितरण होना संभव होगा। इसे सबके हिस्से खुशहाली आएगी और समृद्ध सब लोग बनेंगे। इसी से हमारा देश मजबूत बनेगा। इसलिए पीडीए देशभक्ति का नया उद्घोष है। हमारी सब देशभक्तों से अपील है कि पीडीए आंदोलन से जुड़े और देश को एक नई दिशा में आगे ले जाए। इसलिए पीडीए संविधान के अनुसार चलकर लोक कल्याण और सर्व समाज उत्थान के लिए एक अत्यंत सकारात्मक आंदोलन है। इस आंदोलन में जो हमारे साथ है, हम उनके साथ हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, पीडीए समाज की पूरी अवधारणा और किस तरीके से न्याय सुनिश्चित होगा सरकार बनने के बाद, अखिलेश यादव इस ओर अपनी बातें रख रहे थे। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ नॉर्वे की पत्रकार हेले लेंग के द्वारा नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मीडिया से बातचीत के दौरान पूछे गए सवाल को लेकर कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई है। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नरेंद्र मोदी मौजूद थे, तब उनसे सवाल पूछा नॉर्वे की पत्रकार हेले लेंग ने और कहा कि आप हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते, आप भारत के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। नरेंद्र मोदी ने इन सवालों का जवाब देने की जगह वहां से अनसुना करते हुए निकलने का फैसला लिया। दोस्तों, जिसके बाद वीडियो क्लिप वायरल हुआ तो लोगों ने जमकर नरेंद्र मोदी की आलोचना की और अब इस विवाद की शुरुआत मंगलवार को ओस्लो के अंदर हुई थी। दोस्तों, मामला इतना आगे बढ़ गया है कि पत्रकारों के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखा गया कि भारत के प्रधानमंत्री ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। हालांकि मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी कि नरेंद्र मोदी मेरे सवालों का जवाब देंगे। यानी एक नॉर्वे का पत्रकार भी जानता है कि नरेंद्र मोदी सवालों का जवाब नहीं देते, उनको एक तरफा इंटरव्यू अच्छा लगता है। और नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं दोस्तों, टेलीप्रॉम्प्टर लगाकर जाते हैं और भाषण देते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर यानी देख देखकर पढ़ते हैं। सोचिए, दुनिया भर के अंदर भारत का कितना अपमान होता है कि उसका प्रधानमंत्री बिना देखे अपना भाषण भी नहीं पढ़ पा रहा, और यहाँ पर गोदी मीडिया के लोग माहौल बनाते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े वक्ता है। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं टेलीप्रॉम्प्टर साथ में लेकर जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि ये जो नॉर्वे की पत्रकार है दोस्तों, इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझसे आप लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे दोनों अकाउंट को निलंबित सस्पेंड कर दिया गया है और मैं अधिक से अधिक भारतीयों को जवाब देना चाहती थी, लेकिन अब इसमें देरी होगी। उम्मीद है कि मुझे अपने अकाउंट वापस मिल जाएंगे। यानी अब उनका फेसबुक और इंस्टाग्राम भी सस्पेंड हो गया दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि अब ये मामला जो सामने आया है वो किस टाइम पर आया है, तो स्पष्ट तौर पर इसे नरेंद्र मोदी से पूछे गए सवाल के बाद की गई कार्रवाई तक जोड़कर देखा जाएगा। दुनिया भर के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं भारत के अंदर कैसी सरकार चल रही है, इसे लेकर और ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके पूरी दुनिया भर के अंदर बीजेपी वालों ने देश का अपमान करवाया है दोस्तों, और अब ये जो मामला सामने आया, इसे कहीं ना कहीं भारत की छवि खराब हुई है। और खासकर भारत की छवि खराब होना हो दोस्तों, गोदी मीडिया जो भारत के अंदर काम करता है उसको तो पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया गया है कि ये लोग कैसे भारत के अंदर काम कर रहे हैं गोदी मीडिया के नाम पर। क्यों इनकी रैंकिंग यानी इनकी जो प्रेस रैंकिंग है दोस्तों वो 157 है, क्योंकि सवाल ही नहीं पूछते सरकार से। और नॉर्वे के अंदर सवाल पूछा गया तो जवाब नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने। तो इससे पता चल रहा है कि कैसे भारत के अंदर लोकतंत्र के सबसे बहुमूल्य चीज यानी प्रेस के फ्रीडम को एकदम खत्म कर दिया गया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ देश के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बयान दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रोज 5 करोड़ रुपए देश का खर्च करते हैं अपने काम के लिए, तो नरेंद्र मोदी को वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, यानी अपने घर से काम करना चाहिए, प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री आवास से काम करना चाहिए। अब सवाल यह है दोस्तों की बात तो एकदम सही बोल रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। जब दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं के साथ में ऑफिस से बैठे बैठे ही डील साइन की जा सकती है, ऑनलाइन डील साइन की जा सकती है, तो नरेंद्र मोदी 8,000 करोड़ रुपए के प्लेन में बैठकर करोड़ों रुपए का फ्यूल फूकर यानी ईंधन फूकर क्यों वहां जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि सवाल एकदम सही है दोस्तों, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सही बोल रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी देश की जनता को बोल रहे हैं कि उनको अपने घर से काम करना चाहिए और ईंधन का कम इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये नरेंद्र मोदी पर लागू होता है या नहीं होता? बिल्कुल लागू होना चाहिए दोस्तों। नरेंद्र मोदी को दिखाना चाहिए कैसे वर्क फ्रॉम होम से किया जा सकता है काम। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आता है और धर्मेंद्र प्रधान राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान की आलोचना करते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर राहुल गांधी ने हताशा और नफरत से भरी सोच दिखाते हुए बयान दिया है। अमित शाह जी ने 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को देश के संविधान के अनुरूप करके देश के संविधान का सम्मान किया, इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं दोस्तों। इस पर लोगों ने उनके कमेंट बॉक्स में लिखा कि जब नीट पर राहुल गांधी सवाल पूछते हैं तो तुम जवाब नहीं देते, और अब आकर बोल रहे हो कि राहुल गांधी हताशा में बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी तो नीट पर भी बयान देते हैं और जो सवाल पूछते हैं, लेकिन मंत्री घर में छुप जाते हैं, एक बयान नहीं देते। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि धर्मेंद्र प्रधान को नीट परीक्षा के मामले पर जवाब देना चाहिए, उनको ये दूसरे मामले पर आकर ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताना चाहिए। लोग मंत्री से उसके
उसके डिपार्टमेंट के बारे में सुनना चाहते हैं। उसके राजनीतिक बयानबाजी के लिए उसे मंत्रालय नहीं मिला हुआ है और नीट में 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और लाखों परिवार के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का ये काम है कि वो इन सवालों का जवाब दे, ना कि राजनीतिक बयानबाजी में घुसे और राहुल गांधी की आलोचना करे। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को फिल्म धुरंधर द रिवेंज में देश की खुफिया और रक्षा अभियानों से संबंधित सामरिक और संवेदनशील जानकारी के खुलासे को लेकर चिंताओं से संबंधित जनहित याचिका को अभय वेदन के रूप में मानते हुए केंद्र और सेंसर बोर्ड से विचार करने के लिए कहा। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने कहा कि याचिकाकर्ता यह जानना चाहता है कि सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के कर्मी हैं। याचिकाकर्ता उनके द्वारा जनहित याचिका में उठाई गई चिंता निराधार नहीं है। पीठ ने कहा कि फिल्में मनोरंजन के लिए बनाई जाती है, बात सही है, लेकिन इसका प्रभाव कई जगह पर होता है, इसे इंकार नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि टिप्पणी करते हुए कि सेंसर बोर्ड के पास कुछ दिशा निर्देश होने चाहिए। हम चाहते हैं कि आप इस अभय वेदन पर विचार करें और सोच समझकर विचार पर निर्णय ले। यानी बीजेपी की सरकार को कहा गया है कि वो देखे कि फिल्मों में कुछ सेंसिटिव जानकारी इस तरीके से लीक ना हो जिसे हमारे रक्षा अभियानों पर एक सीधा खतरा मंडराए। अब बात तो एकदम सही बोली गई है दोस्तों। अब देखते हैं इस पर जांच पड़ताल की जाती है नहीं की जाती। यानी धुरंधर 2 में जिस तरीके से कई सारे बताए गए कि कैसे भारत का खुफिया एजेंसी काम करता है दोस्तों, उसमें जरूर इन्फॉर्मेशन तो लीक हुई होगी, लेकिन क्योंकि इसमें एक व्यक्ति और एक पार्टी की जमकर तारीफ चल रही थी और ऐसा कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के गुणगान गाए जा रहे थे, तो डायरेक्टर के ऊपर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। अगर विपक्ष की पार्टी या उसे जुड़े हुए कोई एक्टर एक्ट्रेस इस तरीके की फिल्म बना देते तो तुरंत बोलते कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। जैसे सलमान खान की मूवी गलवान आ रही है दोस्तों और भारत चीन के संबंधों को लेकर हिदायत दी गई है कि फिल्म में क्या कुछ नहीं दिखाना है, यानी चाइना को नेगेटिव लाइट में यानी गलत तरीके से नहीं दिखाना है। जबकि गलवान का जो पूरा मामला है वो चाइना द्वारा किए गए हमले और भारत के दिए गए जवाब के ऊपर है दोस्तों। इसके बावजूद दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो इससे पता चलता है कि सलमान खान क्योंकि खुलकर भाजपा का गुणगान नहीं गाते तो शायद उनके लिए ये अंदर खाने आदेश जारी किया जा रहा है। इस पर आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ताइवान में भारतीय प्रवासियों को लेकर बढ़ते विरोध के बीच में एक बड़ा विवाद सामने आया दोस्तों। सोशल मीडिया पर एक चुनावी पोस्टर और वीडियो वायरल होने के बाद ताइवान की राजनीति और समाज में तनाव बढ़ गया। इस पोस्टर में कथित रूप से भारतीयों के खिलाफ आपत्तिजनक संदेश और भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान दिखाए जाने का आरोप है। वोटों की राजनीति में भारत का अपमान मामला ताइवान के काओसुंग शहर का बताया जा रहा है, जहाँ पर ओगांग जिले के काउंसिल चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार ली हुंग यू का एक कथित वीडियो पोस्टर वायरल हो रहा है दोस्तों। पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें भारत के खिलाफ नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है और भारत के एक व्यक्ति को टर्बन में यानी पगड़ी में दिखाया जा रहा है और भारतीयों के खिलाफ बयान दिया जा रहा है कि हम इनको बाहर निकालेंगे। यानी ताइवान के अंदर जो भारतीय काम करते हैं दोस्तों उनके खिलाफ नस्ल भेद का ये पूरा मामला है। और इस पूरे अपडेट पर बीजेपी सरकार पर लोग दबाव बना रहे हैं कि वो ताइवान पर दबाव बनाए कि इस तरीके से भारत का अपमान नहीं किया जा सकता, भारतीयों का अपमान नहीं किया जा सकता। यानी बीजेपी के जो विदेश मंत्री है दोस्तों एस जयशंकर, जो आजकल दिखाई नहीं देते क्योंकि देश की विदेश नीति फेल हो गई है, तो विदेश मंत्री गायब हो गया है। और ये बीजेपी की सरकार की नीति रहती है दोस्तों। जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे होते हैं पेट्रोल मंत्री गायब हो जाता है, जब नीट की परीक्षा लीक होती है तो शिक्षा मंत्री दिखाई नहीं देता, और जब देश पूरी तरीके से संकट में घिर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के अपने दौरे के लिए निकल जाते हैं। क्योंकि जब बात आती है अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी की दोस्तों तो सामने से कोई आता नहीं है। और इसीलिए ताइवान के इस मामले पर अब विरोध जताकर ताइवान की सरकार से माफी मंगवाने के लिए बोला जा रहा है। अब देखते हैं क्या बीजेपी के जो विदेश मंत्री है दोस्तों लेजर लाइट विदेश मंत्री, जिनकी आंखें लेजर लाइट वाली दिखाई जाती है इंस्टाग्राम पर शॉर्ट बना बनाकर, क्या वो कुछ कर पाएंगे या फिर भारत इसी तरीके से अपमान सहता रहेगा। साथ ही साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के भगवत मान पर तीखा निशाना साधा है दोस्तों। मुख्यमंत्री भगवत मान को ISI का एजेंट बता रहा है बीजेपी का नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू यानी राहुल गांधी ने मोदी और शाह को संविधान का गद्दार बता दिया दोस्तों। तो बीजेपी के लोग राहुल गांधी को नैतिकता का ज्ञान देने लगे कि हमको ऐसे भाषण नहीं देना चाहिए, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, तरीका गलत है, राजनीति में इतनी ज्यादा निचले स्तर की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब भाजपा वाले ये ज्ञान दे रहे हैं दोस्तों तब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उनका केंद्रीय मंत्री एक चुने हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान को ISI का एजेंट बता रहा है दोस्तों। यानी एक तरीके से ISI का एजेंट बताने का सीधा सीधा मतलब है देशद्रोही बताया जा रहा है, और एक मुख्यमंत्री को देशद्रोही बताया जाना वो भी केंद्रीय मंत्री के द्वारा। बीजेपी वाले इस पर वाह वाह कर रहे हैं। और जब राहुल गांधी की बात आती है दोस्तों राहुल गांधी सवाल पूछते हैं और संविधान का गद्दार मोदी और शाह को बताते तो खींची करने लगता है। और इससे ही भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता सबके सामने उजागर होती है और इसीलिए विपक्ष पूरी तरीके से एग्रेसिव है दोस्तों और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। गोदी मीडिया वाले माहौल बना रहे कि राहुल गांधी पर दबाव बनाया जाए कि राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन भाजपा के नेताओं को सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए दोस्तों।
दोस्तों रवनीत बिट्टू खुलकर भगवंत मान को आईएसआई का एजेंट बताकर, देशद्रोही बताकर कहीं ना कहीं संवैधानिक पोस्ट का अपमान कर रहा है। दोस्तों इस पर आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें योगेंद्र यादव कहते हैं कि खबर ये नहीं है कि मोदी के नॉर्वे में कौन सा अवार्ड मोदी को मिला या पत्रकार के सवाल से कैसे भाग गए। खबर यह है कि 43 साल के बाद भारत का प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर गया और क्यों गया ये सवाल है। खबर यह है कि दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक नॉर्वे के सोवरेन फंड ने फरवरी में अडानी की कंपनी को सोवरेन फंड देने से मना कर दिया। यानी दोस्तों सरकार के पास एक फंड होता है, हर एक विकसित सरकार के पास सोवरेन फंड होता है, जिसका इस्तेमाल वो दुनिया भर के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करने के लिए करते हैं और उस निवेश के पैसे को लाकर अपने स्थानीय जनता को फायदा पहुंचाते हैं। और नॉर्वे की सरकार कई हजार करोड़ रुपए अलग अलग दुनिया के क्षेत्रों के अंदर कंपनियों में निवेश करते हैं और वहां से जो प्रॉफिट होता है उसे आम जनता को फायदा पहुंचाते हैं। इसीलिए नॉर्वे के अंदर सब कुछ फ्री भी है। दोस्तों ऐसे में ये बहुत बड़ा पैसा है नॉर्वे की सरकार के पास, वो जो निवेश करते हैं और अलग अलग कंपनियों में करते हैं। तो पहले अडानी की कंपनी में भी करते थे, लेकिन अडानी की कंपनी का नाम से हटा दिया गया। तो फिर नरेंद्र मोदी अब नॉर्वे गए हैं, ऐसा दावा करते हुए योगेंद्र यादव कहते हैं कि ये विदेश नीति नहीं है, विशेष मित्र के लिए विशेष नीति है और इस विशेष नीति का हमको विरोध करना चाहिए। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।